बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 7th सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। नर्सिंग थ्योरी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया है। ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरीज, इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को नर्सिंग थ्योरीज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझा दी थी। हमने कुछ थ्योरीज की ओवरव्यू उस वीडियो लेक्चर के अंदर दे दी थी, जिनमें हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनकी इन्वायरमेंटल थ्योरी, इसके अलावा वर्जीनिया हेंडरसन की जो नीड थ्योरी है, और जो हिल्डेगार्ड पेप्लोव की इंटरपर्सनल थ्योरी है, वो डिस्कस की हुई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे इमोजीन किंग के गोल अटेनमेंट थ्योरी से। इमोजीन किंग जो थे, उन्होंने 1971 में अपनी ये थ्योरी दी हुई थी, और इन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा था थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर एक गाइडलाइन मिलती हैं, ताकि उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हेल्थ केयर इंटरेक्शन को सही तरीके से अंडरस्टैंड की जा सके। ये जो इमोजीन किंग थी, इन्होंने ऐसा किया था कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो है उनको अपनी थ्योरी के अंदर इंटररिलेट किया था, और उनको इंटररिलेट करते हुए इन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दी हुई थी कि उस कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के थ्रू जो हेल्थ केयर इंटरेक्शंस है उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। अब इसकी जो थ्योरी है, इसके बारे में आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है। किंग हैज़ interrelated the concept of interaction, perception, communication, transaction, self, role, stress, growth and development, time and space into a theory of goal attainment। ये जो जितने भी मैंने नेम्स लिए, तो ये सब की कॉन्सेप्ट्स है, और इनकी कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने इंटररिलेट किया था, और इनको इंटररिलेट करने का मकसद ये था कि एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मिल सके, और उस कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए जो हेल्थ केयर इंटरेक्शंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। अब इसमें फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है वो इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन की कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल करने का मकसद ये है कि जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होते हैं हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हेल्थ के इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शंस की जाती हैं, उनकी कितनी अहमियत होती हैं, कि उनकी कितनी अहमियत हो इनमें जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो इंटरेक्शन का है। इंटरेक्शन को यहाँ पे शामिल करने का मकसद ये है कि इंटरेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम होती है, तो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में। तो ज़ाहिरी सी बात है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, तो पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनके दरमियान जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती हैं, तो उसकी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती हैं, फैमिलीज़ के साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो इंटरेक्शन होती हैं, तो उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती हैं हेल्थ केयर जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। इसीलिए इन्होंने इंटरेक्शन की बात की थी, इन्होंने परसेप्शन की बात की थी। परसेप्शन से इनका मतलब ये था कि परसेप्शन जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों के जो परसेप्शन होते हैं उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है, कि वो जो एक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स जो है वो बात कर रही है और एक पेशेंट जो है वो उसे सुन रहा है, वो नर्स जो है जो एक्शन वो करती हैं, इंटरवेंशन जो करती हैं, और जो बातें करती हैं, जो कुछ वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, किसी प्रोसीजर के बारे में समझाती हैं, तो वो समझाते हुए उसको सुनते हुए वो पेशेंट, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी अब परसेप्शन जिस तरीके से होगी वो उस तरीके से उस नर्स को परसीव करेगी, और उस परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो परसेप्शन किस तरीके से करता है। अगर वो परसेप्शन जो है उसकी पॉजिटिव है, तो फिर उनकी जो आपस में इंटरेक्शन है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी सही तरीके से ईजीली बन जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिवली परसेप्शन है उस पेशेंट की, फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिवली परसेप्शन वो कर रहा है, तो फिर वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बनने में टाइम भी ज़्यादा
लगेगा और नर्स को जो है कोशिश भी ज़्यादा करनी होगी। तो इस तरह परसेप्शन का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ केयर जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। और ये परसेप्शन जो है ये बोथ साइड पे है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के परसेप्शन का भी इन्फ्लुएंस होता है और जो क्लाइंट्स होते हैं उनके परसेप्शन का भी इन्फ्लुएंस होता है। कम्युनिकेशन के बारे में इन्होंने कहा, तो कम्युनिकेशन ज़ाहिरी सी बात है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती हैं एक नर्स के और पेशेंट के दरमियान, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। गोल सेटिंग के अंदर गोल सेटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, गोल्स को अटेन करने के लिए अगर अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव ना हो तो फिर जो गोल बनाए जाते हैं तो उनको समझना मुश्किल है, और अगर गोल्स को समझना मुश्किल हो गया तो फिर उनको अटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन जो होती हैं तो वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज होती है उसको यकीनी बनाती हैं, और इन्फॉर्मेशन की अगर सही तरीके से एक्सचेंज हो गई तो फिर गोल्स को समझना और फिर उनको अटेन करना ये इजी होगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ट्रांसैक्शन का ज़िक्र किया। ट्रांसैक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशंस, इमोशंस और जो एक्शंस होते हैं तो वो जो एक्सचेंज होते हैं एक क्लाइंट के और उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, जो इमोशंस एक्सचेंज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसैक्शन। तो ट्रांसैक्शन की वजह से उनकी जो रिलेशनशिप होती हैं, उनकी जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती हैं वाइल गिविंग केयर, तो उस टाइम ट्रांसैक्शन की वजह से वो उनकी जो रिलेशनशिप है वो शेप होती हैं। तो इसीलिए ट्रांसैक्शन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गोल अटेनमेंट में, कि अगर ट्रांसैक्शन सही तरीके से हो रही है, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज इफ़ेक्टिवली हो रही है, इमोशंस की एक्सचेंज जो है वो इफ़ेक्टिवली हो। इमोशंस की एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि पेशेंट के जो इमोशंस है अगर एक नर्स उनको समझ पा रही है, उनको अंडरस्टैंड कर पा रही है, और एक नर्स के एक्शंस, उसके इंटरवेंशंस का मकसद वो पेशेंट जो है वो सही तरीके से उसको रिसीव कर रहा है, वो सही तरीके से उसको वो मिल रही है, तो तब जाके उनकी ये जो रिलेशनशिप है वाइल ड्यूरिंग केयर, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनकी बनती हैं, तो ये सही तरीके की होगी। अगर ये सही तरीके की हैं तो फिर जो गोल्स उनके हेल्थ केयर गोल्स है उनकी अटेनमेंट भी सही तरीके से हो सकती हैं। फिर सेल्फ़ की बात की इन्होंने। ज़ाहिरी सी बात है कि सेल्फ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे दोनों के लिए है, नर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, कि पेशेंट की अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, नर्स की भी अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, उनके अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें जो है उनके परसेप्शन को, उनके बिहेवियर को और उनके जो इंटरेक्शंस हैं उनको अफेक्ट करती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। इसीलिए उनको पहले उनकी सेल्फ जो आइडेंटिटी है वो क्लियर होना, उनके वैल्यूज़, उनके बिलीव्स उनको क्लियर होना ये ज़रूरी हैं, और फिर यही चीज़ें उनके परसेप्शन को, बिहेवियर को और उनकी जो इंटरेक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक नर्स जो है उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी बिलीव, अपने वैल्यूज़ जो है वो किस हद तक समझने हैं, किस हद तक और उन पे कंट्रोल करना है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते वक्त, तो यही सारी चीज़ें। तो इसीलिए इन्होंने सेल्फ़ का भी ज़िक्र किया था। फिर इन्होंने रोल का ज़िक्र किया है, इसमें एक रोल की जो कंसेप्ट है वो भी शामिल की हैं। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी और जो नर्सेज होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो भी दोनों की जो इंटरेक्शन होती हैं तो उसमें दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स होते हैं। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रोल्स जो है वो अगर क्लियर होंगे तो तब जाके वो सही तरीके से इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकेंगे आपस में, और अगर इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन हो गई तो फिर वो गोल्स को भी अचीव आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेस की बात की थी इन्होंने। स्ट्रेस की इसलिए बात की थी कि स्ट्रेसर्स जो होते हैं तो वो इंटरनल स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेस जो स्ट्रेसर्स होते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं एक पेशेंट के बॉडी के अंदर वो हो गए, और एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर्स है तो वो उसके एनवायरनमेंट में जो कुछ चल रहा होता है, तो वो तो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं और उनकी वजह से ये जो हेल्थ केयर प्रोसेस है तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं तो उनको पहले तो ख़ुद उनको जो स्ट्रेसर्स है उन पे उनके साथ कोप करने की उनको तरीका जो है वो आना चाहिए, वो कोप कर सकते हो, और फिर अपने जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको वो सिखा सकते हो, वो तरीके बता सकते हो, उनके लिए जो स्ट्रेसर के साथ सही तरीके से कोप करना है उसमें उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है ताकि गोल जो है वो इजीली अटेन हो सके, क्योंकि अगर स्ट्रेसर पे काबू नहीं पाया जा सकता
तो फिर गोल्स को सही तरीके से अचीव भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इन्होंने कहा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक क्लाइंट की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है तो उसको सपोर्ट करना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाए, मेंटेन नहीं किया जाए, तो फिर उनकी जो ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग होती है उसको मेंटेन नहीं रखा जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की। टाइम की इन्होंने बात की। टाइम की इसलिए बात की क्योंकि टाइम जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है हेल्थ केयर इंटरेक्शंस में अगर देखा जाए तो, क्योंकि गोल्स को हमेशा एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करना ज़रूरी होता है। तो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन जो है वो नेसेसरी है कि ताकि जो गोल्स है उनको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। अगर टाइम का ख्याल नहीं रखा गया और एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर एक स्पेसिफ़िक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर अगर कोई गोल अचीव नहीं की जा रही है तो फिर वो इफ़ेक्टिव गोल अचीवमेंट नहीं कहलाएगी। लास्ट में इन्होंने स्पेस की बात की थी। स्पेस मीन्स के जो एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस स्पेस को एक ऐसा स्पेस बनाए जो कि सपोर्टिव हो, और अगर सपोर्टिव स्पेस होगी, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगी तो तब जाके वो फैसिलिटेट करती हैं गोल अटेनमेंट को। तो ये जो इमोजिन किंग थे, इन्होंने जो अपनी ये थ्योरी गोल अटेनमेंट की पेश की थी, तो इसमें ये सारे जितने भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट्स बताए, इन सारे कंसेप्ट्स को इन्होंने इंटरकनेक्ट की थी, और इंटरकनेक्ट करने के बाद इनका कहना ये था कि ये नर्सेस को एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगी, और इस कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए नर्सेस जो हैं वो अपने जो थेरापेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो थेरापेटिक इंटरेक्शंस होते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे, और जो पेशेंट और फैमिलीज़ हैं तो उनको इस तरीके की वो केयर प्रोवाइड कर सकेंगे कि उनके जितने भी गोल्स हैं तो वो सही टाइम के अंदर उनको अचीव हो सकेंगे इफ़ेक्टिवली। देखिए, नर्सिंग के बारे में इन्होंने कहा कि nursing is a process of action, reaction, and interaction whereby nurse and client share information about their perception in the nursing situation. नर्सिंग सिचुएशन किसे कहते हैं? जो हेल्थ केयर जो एक प्रोवाइड हो रही होती हैं तो उस सिचुएशन को नर्सिंग सिचुएशन कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नर्सिंग जो है वो एक प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन है, जहाँ पे नर्स और क्लाइंट जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं अपने परसेप्शंस के बारे में, एक ख़ास हेल्थ केयर जो इन्वायरमेंट होती हैं उसके अंदर। द नर्स एंड क्लाइंट शेयर स्पेसिफिक गोल्स, वो स्पेसिफिक गोल्स शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और अपने कंसर्न्स शेयर करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर मीन्स टू अचीव ए गोल, और फिर वो ज़रिया तलाश करते हैं कि किस तरीके से गोल को अचीव की जा सके। तो ये उनकी एक नर्सिंग के बारे में उन्होंने ये बात कही हुई थी कि नर्सिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक क्लाइंट और जो नर्सेज होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, गोल्स वो अपने लिए सेट करते हैं, और फिर वो दोनों मिल के थेरापेटिक इंटरेक्शंस के थ्रू वो उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और उस दौरान इन्होंने जो भी कंसेप्ट्स बताए थे, इनका कहना यह था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं गोल अटेनमेंट को। अगर इन सब को कंसीडर किया जाए और इन सब को इफ़ेक्टिव बनाया जाए तब जाके एक गोल जो है वो इफ़ेक्टिवली अटेन हो सकती हैं। इसके बाद जो थ्योरी है वो डोरोथिया ऑरम की थ्योरी है। डोरोथिया ऑरम जो है ये एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थे, और इनकी जो ये सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाम था इनका। 1971 में उन्होंने ये सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी अपनी दी हुई थी। ये जो इस थ्योरी है सेल्फ केयर डिफिसिट का, इसका जो मेन फोकस है वो सेल्फ केयर जो एक्टिविटीज़ होते हैं हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए, तो उसके ऊपर इनका मेन फोकस है। और हमने ये बात बताई थी कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, तो उनमें ख़ुद में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना केयर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब वो अनेबल हो जाते हैं, अपने जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है वो ख़ुद नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम इनका कहना था कि नर्सेज जो हैं उनको इंटरवेंशन करना चाहिए, और अपने इंटरवेंशंस के थ्रू इनकी मदद करनी चाहिए, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। यानी इस थ्योरी का मेन फोकस जो है वो इस चीज़ पे था कि पहले तो जो
डिफ़िसिट हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए। सेल्फ़ केयर एबिलिटीज़ में अगर कोई डिफ़िसिट आ गई तो उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए और आइडेंटिफ़ाई करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस किए जाए ताकि एक क्लाइंट जो है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रमोट किया जाए और जो हेल्थ आउटकम्स है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पे जो डोरोथिया ऑरम के इस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है आप लोगों के स्लाइड्स में, इसमें यह है कि people should be self-reliant and responsible for their own care and others in their family needing care। कि लोग जो है वो उनको सेल्फ रिलियंट होना चाहिए, अपने आप के ऊपर उनको रिले करना चाहिए और वो ख़ुद के लिए उनको अपना केयर ख़ुद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अपने फैमिली में भी अगर किसी को नीड की ज़रूरत है तो उनको नीड उनको उनके किसी को भी अगर नीड है फैमिली के अंदर तो वो नीड पूरा करने में उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करनी चाहिए। यानी इनका मेन फोकस इस चीज़ पे था कि लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना जितना भी काम है अपने सेल्फ़ केयर का तो वो ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम नर्स की रोल ये इन्होंने बताई थी कि नर्स जो है उस टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी मदद करे और जितना जल्दी हो सके इनको इंडिपेंडेंस बनाए ताकि ये अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़ुद संभाल सके। कंपोस्ट ऑफ 3 इंटर रिलेटेड थ्योरीज। अब ये जो सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी है तो इसमें 3 इंटर रिलेटेड थ्योरीज जो है वो शामिल हैं। यानी इन्होंने 3 जो इंटर रिलेटेड थ्योरीज है उनको अपनी इस थ्योरी के अंदर शामिल की थी। उसमें फर्स्ट वन थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर है। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर जो है ये एक एस्पेक्ट है डोरोथिया ऑरम के सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी का। इस एस्पेक्ट में उन्होंने जो आइडिया इससे ली हुई थी तो वो ये थी कि जो लोग हैं वो उनमें ये एबिलिटी होती हैं कि वो अपनी सेल्फ़ केयर एक्टिविटीज़ ख़ुद कर सकते हैं अपने हेल्थ को, अपने वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए। यानी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअल्स के अपने बिहाल्फ पे वो ख़ुद कर सकते हैं अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपने वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए। तो थ्योरी ऑफ सेल्फ़ केयर वाला ये जो एस्पेक्ट है ये बताती है कि एक इंडिविजुअल में ख़ुद उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने जितने भी केयर है अपने वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए वो खुद कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी का वो उसमें ये बताती हैं कि ये जो इंडिविजुअल हैं में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसे आ जाए जिनकी वजह से ये अनेबल हो जाए कि अपनी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं वो एडिक्वेटली ना कर सके। तो उस टाइम इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम इनको सपोर्ट करे, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करे और तब जाके ये फिर अपने आप को फिर मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फिर जो थर्ड और लास्ट जो एस्पेक्ट है इनकी थ्योरी का, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम वाली जो इनकी एस्पेक्ट है, तो इसमें इनका कहना ये था कि नर्सिस जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों की मदद करे ताकि उनके जो सेल्फ़ केयर नीड्स हैं वो पूरे हो सकें। और ये नर्सिस का रोल है कि ये जो सेल्फ़ केयर डिफिसिट है इसको वो एड्रेस करे। लेकिन वो जितने भी इंटरवेंशंस जो है वो कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए, तो इनमें उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इन पेशेंट की जो सेल्फ़ केयर एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और ये ख़ुद इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए ताकि ये फिर ख़ुद इस एबल हो जाए कि अपना केयर जो है वो ख़ुद कर सकते हैं, अपने जितने भी सेल्फ़ केयर नीड्स है वो पूरे कर सकते हैं। देखिए इन्होंने नर्सिंग के बारे में कहा कि नर्सिंग इज़ एन आर्ट थ्रू विच द प्रैक्टिशनर ऑफ नर्सिंग gives specialized assistance to person with disabilities which make more than ordinary assistance necessary to meet need for self care। यानी नर्सिंग जो है वो एक आर्ट है, एक ऐसे स्किल्स हैं जिनके थ्रू जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं नर्सिंग के, जो नर्सेज होते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एक मदद करते हैं उन लोगों की जिनमें डिसेबिलिटीज़ है, जो अपने जो केयर है वो प्रोवाइड नहीं कर अपने आप के लिए नहीं कर सकते हैं, तो उनको उस टाइम केयर प्रोवाइड करना नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनका कहना था। द नर्स आल्सो इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट इन द मेडिकल केयर द इंडिविजुअल रिसीव फ्राम द फिजिशियन। और इनका ये भी कहना था कि नर्स जो है उसको इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट करना चाहिए
उन मेडिकल केयर में जो कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो फिजिशियंस से ले रहे हैं, फिजिशियंस से रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें भी नर्सेस को इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात इन्होंने अपने इस थ्योरी के अंदर शामिल की थी। इसके बाद बेटी न्यूमन्स है। बेटी न्यूमन्स ने 1972 को अपनी एक सिस्टम मॉडल दी हुई थी। ये सिस्टम मॉडल जो है, इसका मेन फोकस ये था कि इसमें इंसान को एक सिस्टम समझा जाता है, एक सिस्टम तस्वुर किया गया है और कहा गया है कि इंसान जो है उसके इर्द गिर्द उसकी जो एनवायरनमेंट है उसमें कांस्टेंट चेंजेस आती रहती हैं। और इस मॉडल का मकसद ये है कि इंसान को चाहिए कि जितने भी चेंजेस, जितने भी स्ट्रेसर्स जो है वो एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो उनके साथ कोप करे और उनके साथ कोप करते हुए कांस्टेंटली एडाप्टेशन करे। और उसमें नर्स के लिए इस थ्योरी में बताई गई है कि नर्स जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करे एक ह्यूमन को, और उसको जो स्ट्रेसर्स है उसके एनवायरनमेंट में उनके साथ कोप करना सिखाए। और कोप करना सिखाते हुए वक्त अपने इंटरवेंशंस करते हुए उस टाइम नर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो होलिस्टिक केयर जो है सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए प्रोवाइड कर रहे हों। देखिए लिखा है, It provides a comprehensive, flexible, holistic, and system-based perspective for nursing. Human being is viewed as an open system that interact with both internal and external environment forces or stressors। यानी इसमें ये कहा गया कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको एक ओपन सिस्टम कहा गया है। मे बी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्योरी है या फिर कौन सी मॉडल है जिसके अंदर ह्यूमन जो है उसको एक ओपन सिस्टम कहा गया है। तो आप लोगों को याद हो कि ये बेटी ह्यूमन का जो सिस्टम मॉडल है उसके अंदर इंसान को एक ओपन सिस्टम जो है वो तस्वुर किया गया है और कहा गया है कि एक ओपन सिस्टम है जिसमें उस इंसान की, उस ह्यूमन की इंटरेक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस के साथ या फिर स्ट्रेसर्स आप कह लें उसके साथ होती हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रेसर हैं वो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं, इमोशनल चेंजेस हो गए या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हो गए वो इंटरनल स्ट्रेसर्स में आते हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं, फ़िज़िकल सराउंडिंग में, ये सारी चीज़ें जो है ये एक इंसान की इक्विलिब्रियम और उसकी जो वेल बीइंग होती है, जो बैलेंसेस होती हैं उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके बारे में इनका कहना था कि ऐसे स्ट्रेसर्स के साथ उनका जो है वो वास्ता पड़ता है और नर्सिंग को एक सिस्टम बेस्ड कम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव तस्वुर किया गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें नर्सिस को अपना रोल अदा करना चाहिए और फ्लेक्सिबली होलिस्टिक एक कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जितने भी एस्पेक्ट्स है वो कम्प्रिहेंसिवली कवर हो सके। द ह्यूमन इज़ in constant change, moving toward a dynamic state of system stability or toward illness of varying degrees। इन्होंने कहा कि ह्यूमन में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि एक्सटर्नल और जो इंटरनल जो स्ट्रेसर्स हैं तो वो अगर कांस्टेंटली उनसे वास्ता पड़ता है तो कांस्टेंट चेंजेस भी होते हैं ह्यूमन में, जिसकी वजह से या तो वो एडेप्टेशन के थ्रू स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है या फिर अगर माल एडेप्टेशन हो जाए तो फिर वो इलनेस की तरफ भी जा सकता है। ये इनका कहना था। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो नर्सेज हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेशेंट को एडेप्टेशन सिखाए और एडेप्टेशन के थ्रू उनको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए और उनको इलनेस से बचाए। ये इनका यहाँ पे नर्सेज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दी हुई थी। इसके बाद मायरा लेविन है। मायरा ईस्टर्न लेविन जो है ये एक प्रोफेसर भी थी और नर्स थ्योरिस्ट भी थी। इन्होंने 1973 को अपनी ये मॉडल दी हुई थी, कंजर्वेशन मॉडल। इस मॉडल का बेसिकली ये थ्योरी है, इसको कंजर्वेशन मॉडल कहा जाता है लेकिन ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी में इनका मेन फोकस जो है वो होलिस्टिक केयर को प्रमोट करने पे था, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से कुछ तरीके बताए थे कि इन तरीक़ों के थ्रू हम होलिस्टिक केयर को प्रमोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि होलिस्टिक केयर को प्रमोट करने के लिए हमें पेशेंट की जो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी होती हैं और वेल बीइंग होती हैं उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर इन्होंने कहा कि पेशेंट की इंडिविजुअल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए हमने 3 चीज़ों की कंजर्वेशन करनी होगी, यानी 3 चीज़ों को महफूज करना होगा। और वो कंजर्वेशन किन 3 चीज़ों की होगी? तो पहला
इन्होंने बताया कि पहला कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी का है, एनर्जी को हम एनर्जी कंजर्वेशन करें। दूसरा जो कंजर्वेशन है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का है कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हम कंजर्व करें। और तीसरा जो कंजर्वेशन है वो पर्सनल और सोशल इंटीग्रिटी का है कि पर्सनल और सोशल जो इंटीग्रिटी है उसको भी हम कंजर्व करें, तो तब जाके हम इंडिविजुअल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमने इंडिविजुअल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग को मेंटेन किया तो फिर होलिस्टिक केयर जो है वो तब जाके प्रमोट हो सकती है। यानी होलिस्टिक केयर का मकसद ये होना चाहिए कि हम एक इंसान की जो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग है उसको मेंटेन रख सकें। उसको अगर हम मेंटेन रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को और वेल बीइंग को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मकसद मतलब नहीं हो सकता कि हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस इंडिविजुअल इंटीग्रिटी और वेल बीइंग को मेंटेन करने का तरीका ये है कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करें। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो पेशेंट की एनर्जी लेवल होती हैं उसको अगर हम प्रिजर्व करें, हम इस बात को यकीनी बनाएं कि पेशेंट जो है वो उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग हो रही है और उसकी जो एनर्जी है वो प्रिजर्व भी हो रही है। इसको इंश्योर करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस ये हो सकते हैं, नर्सिंग स्ट्रेटजीज़ ये हो सकते हैं कि पेशेंट की जो एनर्जी है उसको हम कंजर्व करने की कोशिश करें इस तरीके से कि हम एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। वो एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो उनको हम प्रायोरिटाइज़ करें और जितना हो सके उतना हम रेस्ट जो है वो एडिक्वेट तौर पे प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, और जो अननेसेसरी एक्सर्शंस है उनको हम मिनिमाइज़ कर सके। तो अगर हम अननेसेसरी एक्सर्शन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमल फंक्शनिंग को हम मेंटेन रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट की जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने कंजर्वेशन का कहा तो वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का कहा। इसका मतलब ये है कि जो फिज़िकल इंटीग्रिटी होती है बॉडी स्ट्रक्चर्स की, बॉडी सिस्टम्स की, उनको मेंटेन रखा जाए। तो इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस हम ये कर सकते हैं कि हम इस बात को इंश्योर करें कि पेशेंट के बॉडी के जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, सिस्टम्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो, उसमें कोई डैमेज, कोई इम्पेयरमेंट ना हो। और इसके लिए जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशंस हम करेंगे तो उसमें हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं, इनके फंक्शनिंग को, इनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को। हम अगर कोई वूंड वगैरह है तो उनकी सही तरीके से हम केयर करें, वूंड केयर करें, रिहेबिलिटेशन करें, एक्सरसाइज वगैरह करवाएं और किसी भी डिटोरिएशन के लिए मॉनिटर करें। तो फिर तब जाके हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो पर्सनल और सोशल इंटीग्रिटी का कहा तो पर्सनल इंटीग्रिटी में ये है कि एक इंसान की जो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी जो सेंस ऑफ डिग्निटी होती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, उसको अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की वैल्यूज़, उनके बिलीव्स, उनके प्रेफरेंसेस जो है उनको हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उसकी जो ऑटोनॉमी और सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको हम प्रमोट करें। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम पर्सनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, तो उनके प्रेफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम पर्सनल इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन कर सकेंगे। और जो फोर्थ और लास्ट इन्होंने कहा कंजर्वेशन का तो वो सोशल इंटीग्रिटी का कहा। सोशल इंटीग्रिटी में सोशल जो इंटरेक्शंस होते हैं, मीनिंगफुल उनके जो सपोर्टिंग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। यानी अगर जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है उनको हम एड्रेस करें अपने इंटरवेंशंस के थ्रू, उनकी जो सोशल इंटीग्रिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए उनके फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनके जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है उनके साथ उनको कनेक्ट करें और सोशल आइसोलेशन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अगर हम एड्रेस करें तो तब जाके हम सोशल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी ये जो कंजर्वेशन मॉडल है इसका
मेन फोकस इस चीज़ पे है कि होलिस्टिक केयर जो है उसको प्रमोट किया जाए, और होलिस्टिक केयर को प्रमोट करने के लिए वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी जो है, जो भी मैं अभी अब आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किए, तो इनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसका मकसद ये होगा कि पेशेंट की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको सपोर्ट मिल सकेगी, और उनकी जो इंडिविजुअलिटी है तो वो मेंटेन रह सकेगी। तो यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर के nursing role in conservation is to help the person with the process of keeping together the total person through the least expense of effort. Levin proposed the following four principles of conservation. यानी इन्होंने कहा कि कंजर्वेशन के अंदर नर्सिंग का रोल ये है कि वो उन लोगों की मदद करे, इनको कीप टुगेदर, यानी उनकी जो जितने भी एस्पेक्ट्स है उनको प्रिजर्व करें, इनको महफूज करने की कोशिश करें, एज ए टोटल पर्सन उनको केयर प्रोवाइड करें, और उनकी जो एफर्ट्स हैं और एक्सपेंस है वो जितना हो सके उतना कम हो। यानी पेशेंट जो है उसकी एफर्ट और एक्सपेंस जो है वो जितना हो सके वो कम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। इन्होंने ये 4 प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट वन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड वन है कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल, थर्ड वन है कंजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और लास्ट वन है कंजर्वेशन ऑफ सोशल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कई जगहों पे ये ऐसा लिखा है कि 3 इनको दिया गया है, 3 प्रिंसिपल्स दिया गया है, और उसमें थर्ड वन जो है इसमें पर्सनल और सोशल इंटीग्रिटी को इकट्ठा लिखा हुआ है, और कहीं पे ये 4 दिए गए हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, मे बी इस MCQs आप लोगों के लिए बन सकती हैं। इसके बाद सिस्टर कैलिस्ट्रा रॉय की थ्योरी है। सिस्टर कैलिस्ट्रा रॉय ये एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थी। इन्होंने अपनी ये जो एडप्टेशन मॉडल है, जिसको रॉय एडप्टेशन मॉडल कहा जाता है, ये 1976 को दी हुई थी। इनका जो मेन कंसेप्ट था, मेन फोकस था, वो ये था कि किस तरीके से, मतलब इंसान जो है वो किस तरीके से अडॉप्ट करता है उसके एनवायरनमेंट में जो जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनके साथ। यानी एक इंसान जो है उसको होलिस्टिक बीइंग कंसीडर करना, जिसमें उसकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको शामिल करना, और फिर एग्जामिन करना कि वो किस तरीके से जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं और उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम को, अपनी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इस चीज़ पे उन्होंने अपनी ये मॉडल दी हुई थी, और इस मॉडल के अंदर उन्होंने 4 मूड्स दिए थे कि वो 4 मूड्स जो है उनके थ्रू उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में जो जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो उनके साथ किस तरीके से वो उनको रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरीके से वो अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि Roy adaptation model is one of the widely applied nursing models in nursing practice, education, and research. Nursing goals are to promote adaptation for individuals and groups in 4 adaptive modes, thus contributing to health, quality of life, and dying with dignity. इन्होंने इस थ्योरी के अंदर पहले तो ये बातें बताई कि किस तरीके से समझा जा सके। इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसके एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। फिर इनका कहना ये था कि नर्सिंग का गोल ये है, नर्सिंग का मकसद ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स है इनकी जो एडेप्टेशन होती है इनके एनवायरनमेंट में, इन्होंने कहा कि जो 4 एडाप्टिव मूड्स है उसके अंदर जो एडाप्टेशन करते हैं ये इंडिविजुअल्स, तो उसको प्रमोट करना नर्सिंग का एक मकसद होता है। अगर नर्सिस जो है वो इसमें कामयाब हो जाती हैं कि वो इंडिविजुअल की जो एडाप्टेशन प्रोसेस है उसको प्रमोट कर सके, तो तब जाके हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर डाइंग विद डिग्निटी जो है वो मेंटेन हो सकती हैं, वो प्रमोट हो सकती हैं। अब इन्होंने जो 4 एडाप्टिव मूड्स दिए थे तो उनमें फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल मूड। फिजियोलॉजिकल या फिर इसको हम फिज़िकल मूड, जो फिज़िकल एडाप्टिव मूड कहते हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट है एडाप्टेशन का। इसको हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एडाप्टेशन भी कहते हैं, कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खा रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं, हम एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, हमारे जो सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं तो उनके साथ हम मुख्तलिफ़ तरीके से अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और इन एडाप्टेशन में एक हमारा फ़िज़िकल एडाप्टिव मूड या फिर फिजियोलॉजिकल एडाप्टिव मूड भी होता है, कि जिसमें हम जो है खुराक ले रहे होते हैं, हमारे जितने भी जो प्रोसेस है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ये सारे प्रोसेसेस में शामिल है, हमारे सेंसरी परसेप्शंस वगैरह।
दूसरा जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मूड जो है, इसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट मूड भी कहते हैं सिंपली। तो इस एडाप्टिव मूड का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने आप की उनकी जो परसेप्शन होती हैं अपनी आइडेंटिटी की, इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसा कि सेल्फ इस्टीम हो गया, बॉडी इमेज हो गया, और उनके जो पर्सनल बिलीव्स हो गए कि लोगों के अपने आप से रिलेटेड उनके जो पर्सनल बिलीव्स है, उनकी सेल्फ इस्टीम, उनकी बॉडी इमेज जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मोड जो है इसके अंदर आती हैं कि वो एक अपने इन्वायरमेंट में वो किस तरीके से ख़ुद को परसीव करते हैं, एक सोसाइटी के अंदर वो ख़ुद को अपने से रिलेटेड उनकी क्या परसेप्शन होती हैं। रोल फंक्शन मूड है। रोल फंक्शन मूड जो है इसका मतलब ये है कि उनकी लोगों की जो सोशल रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक इंसान जो है वो एज ए पेरेंट भी उनका रोल होता है, एज ए स्पाउस भी उनका रोल होता है, एज ए स्टूडेंट भी उनका रोल होता है, एज ए एम्प्लॉई भी उनका रोल होता है। और फिर यहाँ पे एडप्टेशन इस सेंस से होती है कि जब वो अपने ये रोल्स फुलफ़िल कर रहे होते हैं तो तब जाके वो हम कह सकते हैं कि ये एडाप्टेशन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए। तो इसके अलावा यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस मूड का लिखा हुआ है। तो इंटरडिपेंडेंस मूड जो है ये मूड रिलेशनशिप्स के लिए बताया गया है कि जो कनेक्शंस होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट में एक इंसान का दूसरे जो लोग हैं उनके साथ, तो उसमें वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से वो अगर कोई रिलेशनशिप रखते हैं तो उसको रन करते हैं, किस तरीके से एक सपोर्ट नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं तो ये उनकी एडाप्टिव मूड है। और नर्सिंग का काम ये है कि इन सब एडाप्टिव मूड्स के अंदर पेशेंट को सपोर्ट करे, उनकी ये एडाप्टिव मूड्स जो है उनको किसी ना किसी तरीके से अपने इंटरवेंशंस के थ्रू प्रमोट करें। तो ये नर्सिंग गोल उन्होंने बताई हुई थी। सिस्टर क्रिस्टा रॉय ने एक नर्सिंग गोल ही ये बताई हुई थी कि इन फोर एडाप्टेशन को, फोर जो एडाप्टिव मूड्स हैं इनको इम्प्रूव करना जो है वो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। जेन वैटसन की बात आ गई। जेन वैटसन जो थी ये भी एक नर्स थ्योरिस्ट थी। इन्होंने अपनी ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग जो है ये दी हुई थी और इसकी वजह से ये जानी जाती थी। इस थ्योरी की वजह से इस थ्योरी में भी एम्फेसाइज जो है वो किया गया है होलिस्टिक केयर के ऊपर। इनका कहना ये था कि जो होलिस्टिक केयर होती हैं तो वो सिर्फ फिज़िकल नीड्स के ऊपर रिलाई नहीं करती, बल्कि फ़िज़िकल नीड्स से बियॉन्ड जाके जो इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जो आस्पेक्ट्स होते हैं पेशेंट के, उनको भी वो जो होलिस्टिक केयर है वो शामिल करती हैं केयर के अंदर। इनका कहना ये था कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उसमें जो म्यूचुअल ट्रस्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है, एम्पैथी होती है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं पेशेंट की हालत को बेहतरी की तरफ ले जाने में। इनका मेन फोकस ये था इनकी थ्योरी का कि हीलिंग को और होलनेस को प्रमोट किया जा सके जो नर्स पेशेंट इंटरेक्शन होती है, इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन, उसके थ्रू। देखिए लिखा है कि केयरिंग कैन बी इफ़ेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस्ड ओनली इंटरपर्सनली, कि केयरिंग जो है वो उस वक्त इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड हो सकती हैं, इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस्ड हो सकती हैं जब इंटरपर्सनली वो प्रोवाइड किया जाए, यानी जो पेशेंट और नर्स जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती हैं वो इफ़ेक्टिवली अगर बन सके तो फिर जाके केयर भी इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड की जा सकती हैं। इन्होंने कहा केयरिंग कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिव फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन ह्यूमन नीड्स, कि केयरिंग के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव फैक्टर्स होते हैं। जब वो क्रिएटिव फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं तो तब जाके पेशेंट के, ह्यूमन के जो नीड्स होते हैं वो उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती हैं, नीड्स पूरे हो जाते हैं। ये जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के अंदर, तो उसमें मैं आप लोगों को ये क्रिएटिव फैक्टर्स जो है ये डिटेल से पढ़ाऊँगी। फिर इन्होंने कहा इफ़ेक्टिव केयरिंग प्रमोट हेल्थ एंड इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ। हेल्थ को भी प्रमोट करती हैं इफ़ेक्टिव केयरिंग, और इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ जो है उसको भी प्रमोट करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑरलैंडो थ्योरी है। ऑरलैंडो थ्योरी जो है ये डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के ऊपर एक थ्योरी है। इन
का मेन फोकस ये था कि नर्स पेशेंट की जो रिलेशनशिप होती हैं तो उसमें नर्स जो है उसकी मेन रोल ये होती है कि पेशेंट के जो इमीडिएट नीड्स होते हैं तो उनको जल्दी से वो आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसके लिए इंटरवेंशंस करे और टाइम पे, सही टाइम पे उसके लिए इंटरवेंशंस करें। और इनका कहना ये था कि जो इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप होती है नर्स और पेशेंट की, तो उसके थ्रू जाके पेशेंट की जो डिस्ट्रेस होती है उसको एलिविएट किया जा सकता है और उसकी जो हीलिंग है उसको प्रमोट किया जा सकता है। और इनका एक और भी इसके अंदर इन्होंने एक कंसेप्ट दी हुई थी। इनका कहना यह था कि पेशेंट जो है उसके चेहरे पे जो बिहेवियर शो हो रहा होता है तो मे बी उसका मकसद कुछ और हो सकता है। यानी वो चेहरे पे या अब ऊपर आपसे जो बात कर रहा है एज ए नर्स, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो मे बी उसका मकसद कुछ और हो सकता है। उसके एक छोटे से बिहेवियर को जब वो एक्सप्रेस करता है तो उसके पीछे कोई बड़ी बात भी हो सकती है, उसको कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपने उस छोटे से एक्सप्रेशन को देख के उसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको समझनी है और फिर उसके लिए इफ़ेक्टिव और इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है। इस चीज़ पे ऑरलैंडो का मेन फोकस था। देखिए लिखा है, द रोल ऑफ नर्स इज़ टू फाइंड आउट एंड मीट द पेशेंट इमीडिएट नीड फॉर हेल्प। देखिए फाइंड आउट करना है और उसके लिए इंटरवेंशन करनी है ताकि उसकी वो जो नीड है वो पूरी हो सके। द पेशेंट प्रेजेंटिंग बिहेवियर में बी ए प्ली फॉर हेल्प। पेशेंट की जो आपके सामने एक्सप्रेस हो रही है वो जो उसकी बिहेवियर है वो मे बी एक इल्तिजा हो सकती है मदद के लिए। हाउएवर द हेल्प नीडेड मे नॉट बी व्हाट इट अपीयर टू बी। वो जो हेल्प अभी आपसे ऊपरली एक्सप्रेस कर रही है, कह रही है, तो मे बी वो उससे बड़ी हेल्प उसको चाहिए, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस छोटे से मदद की तलब जो है उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, उसके जहन में कोई और जो है वो कोई बात चल रही हो सकती है। तो आपने एज ए नर्स उसको समझना है। देखिए लिखा है, डियर फॉर नर्सिस नीड टू यूज़ दियर परसेप्शन। इसीलिए नर्सिस ने अपने परसेप्शंस को यूज़ करना है। थॉट्स अबाउट द परसेप्शंस, फिर अपने परसेप्शंस के बारे में सोचना है। आर द फीलिंग engendered from their thoughts to explore what the patient meaning of their behavior। और फिर उनके जो फीलिंग्स है, जो कि उनके थॉट्स से जो उनको फीलिंग मिल रही है उसके बारे में भी सोचना है और फिर जाके एक्सप्लोर करना है कि पेशेंट के इस बिहेवियर का मतलब क्या है, उसके मतलब को समझना है। इसके बाद हेल्थ थ्योरी है। हेल्थ थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, तो ये केयर, क्योर और कोर जो है उसके ऊपर बना हुआ है। इसमें ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं, ये लीडिया एलोइस हाल जो थी वो एक नर्स थ्योरिस्ट थी और उनको बहुत ज़्यादा वो जानी जाती हैं इस थ्योरी के लिए जो उन्होंने एस्पेक्ट ऑफ केयर, कोर और क्योर पे बनाई हुई थी। इस थ्योरी के अंदर उनका मेन फोकस ये है कि जो होलिस्टिक अप्रोच होती हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। नर्सिंग केयर में होलिस्टिक अप्रोच जो है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए ताकि पेशेंट की जो एनवायरमेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग है वो मेंटेन रह सके। इसमें जो केयर, उन्होंने केयर का जिक्र किया था, तो केयर से उनका मतलब ये है कि जो पेशेंट की हम पेशेंट को एक नर्चरिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्टिव केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम उसके फिज़िकल नीड्स, उसके इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स, इन सब को एड्रेस करते हैं और उनको फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको केयर कहते हैं। और इनका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पेशेंट के जो हेल्थ केयर एक इन्वायरमेंट होती हैं उसके अंदर केयर की बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस है। कोर यहाँ पे वो जो पेशेंट जो केयर रिसीव कर रहा है उसको एक जो है वो कोर कहा गया था। यानी उसकी जो इंडिविजुअल जो पेशेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर लफ्ज़ जो है इन्होंने यूज़ किया था। और इन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया कि उनके जो यूनिक नीड्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कंसीडर करना है, नर्सिस को कंसीडर करना है, पेशेंट को एज ए होल पर्सन कंसीडर करना है और फिर जाके उनकी जो इलनेस है उस पर फोकस करनी है। और क्योर तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, क्योर का मतलब ये है कि जो इंटरवेंशंस और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कि डिज़ीज़ को एलिविएट करने के लिए, तो उसको हम क्योर कहते हैं। तो इनका कहना था, देखिए लिखा है, द थ्योरी कंटेन
ऑफ 3 इंडिपेंडेंट बट इंटरकनेक्टेड सर्कल्स। ये 3 इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड सर्कल्स हैं। कोर जो है वो इन्होंने यहाँ पे पेशेंट के लिए लफ्ज़ यूज़ की थी, द पर्सन और पेशेंट टू हुम नर्सिंग केयर इज़ डायरेक्टेड एंड नीडेड। जिसको नर्सिंग केयर चाहिए, जिसको नर्सिंग केयर दी जा रही हैं, वो पर्सन, वो पेशेंट, उसको यहाँ पे कोर कहा गया है। यानी उसके जो यूनिक नीड्स होते हैं, उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, उसके जो बिलीव्स होते हैं, उनको कंसीडर करना है। इसके बाद केयर के बारे में लिखा है, द केयर सर्कल एड्रेसेस द रोल ऑफ नर्सेज एंड इज़ फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग द टास्क ऑफ नर्चरिंग पेशेंट। ये केयर जो है ये नर्सिस की एक रोल है, एक मेन रोल है नर्सिस की, और इसमें फोकस जो है वो पेशेंट को नर्चर करने में है। नर्चर मीन्स कि उनके जितने भी फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो जितने भी कंसर्न्स होते हैं तो उनको एड्रेस करना। द क्योर द अटेंशन गिवन टू पेशेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स। और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो अटेंशन देते हैं पेशेंट को, उनकी जो डिज़ीज़ है, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको एलिविएट करने के लिए जो इंटरवेंशन, जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्योर में आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं। जितने भी थ्योरीज़ आप लोगों के कोर्स में आप लोगों को पढ़ने हैं तो उनकी ओवरव्यू हम यहाँ पे दे चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर 3 थ्योरीज़ हमने कवर किए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के जो जितने भी थ्योरीज़ हैं वो हमने कवर किए। इसके बाद इस यूनिट का, यूनिट 3 का जो लास्ट पार्ट होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम इन थ्योरीज़ को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि नीड थ्योरीज़ जो थे उनका क्या मकसद था, इंटरेक्शंस थ्योरीज़ का, आउटकम थ्योरीज़ का और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ का। उसके साथ फिर ये यूनिट जो है ये कवर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका जो ये पार्ट 2 है जिसमें हमने इन थ्योरीज़ की ओवरव्यू दी, तो ये आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस यूनिट का लास्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।